कहानी की शुरुआत में दो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो देर रात एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उन्हें छत पर एक युवती की लाश मिलती है जिसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। अगले 2 महीनों में ऐसे ही 3 और केस सामने आते हैं जहां युवतियों के साथ दुष्कर्म करके उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट की छतों पर मार दिया गया। मीडिया में खबर फैलते ही पूरा ग्रीन वाइन शहर डर के साए में आ जाता है। शहर के अधिकारी 2 बार पुलिस स्टेशन में इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। होमिसाइड कैप्टन जैक के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह वादा करता है कि 15 दिन के अंदर कातिल को पकड़ लेगा। लेकिन 10 दिन बीत जाते हैं और कातिल अब भी आजाद रहता है। इतना ही नहीं, एक और लड़की के साथ वही घटना दोहराई जाती है। केस पूरी तरह बंद गली में फंस चुका था। तभी पुलिस 5वें क्राइम सीन से एक युवक को पकड़ती है। वह ना भागता है, ना विरोध करता है और बार बार कहता है कि वह कातिल नहीं है। वह दावा करता है कि उसके पास एक अहम सुराग है, लेकिन वह सिर्फ जैक से ही बात करेगा। डेडलाइन में सिर्फ 3 दिन बचे थे। जैक के पास कोई विकल्प नहीं था और वह उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। पांचों केस की फाइल पढ़ने के बाद वह युवक ऐसी बात कहता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वह कहता है, यह आदमी इन लड़कियों का नहीं, पूरे शहर का शोषण कर रहा है। वह नोटिस करता है कि सभी क्राइम सीन में एक समानता थी। छत की रेलिंग 50 सेंटीमीटर से कम ऊंची थी। कातिल पीछे से हमला करता था और पूरे शहर को देखते हुए अपनी हवस पूरी करता था। हर लोकेशन ऐसी थी जहां से शहर साफ दिखाई देता था। इसका मतलब कातिल को कंस्ट्रक्शन साइट की पूरी जानकारी थी। सबसे ज्यादा संभावना थी कि वह खुद एक मजदूर है। यह सिर्फ हवस नहीं थी, यह उसके काम की नाकामी का गुस्सा भी था। वह आगे बताता है, एक पीड़िता के बाएं हाथ का नाखून टूटा मिला था, लेकिन उसके शरीर पर बाकी घाव कम थे। इसका मतलब उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। असली संघर्ष बाद में हुआ जब कातिल ने उसका गला दबाया, तभी उसका नाखून टूटा। फॉरेंसिक जांच में उस नाखून के नीचे किसी और की स्किन मिली। क्योंकि हमला पीछे से हुआ था, उसके हाथ सिर्फ कातिल के हाथ तक पहुंच सकते थे। उसने कातिल के हाथ को खरोंचा था और उसका नाखून किसी धातु की चीज से टकराकर टूटा था, शायद एक ओमल मेटल घड़ी से। कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसी घड़ी पहनना खुद को अलग दिखाने का तरीका था। फिर युवक कातिल की पूरी प्रोफाइल बताता है। पुरुष, उम्र 20 से 25 साल, पतला शरीर, छोटे बाल, ऊंचाई करीब 165 से 170 सेंटीमीटर, दाएं हाथ से काम करने वाला, दाएं हाथ में खरोंच वाली मेटल घड़ी पहनता है, हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ और चश्मा पहनता है। संदिग्ध मजदूरों की जांच के दौरान टॉम को पता चलता है कि माइक नाम का सर्वेयर इस प्रोफाइल से मेल खाता है। जैसे ही उसका नाम लिया जाता है, एक मजदूर भागने लगता है। टॉम तुरंत उसे पकड़ लेता है, लेकिन मैनेजर कहता है वह गलत आदमी है। मजदूर कहता है वह इसलिए भागा क्योंकि उसके पास आईडी नहीं थी। तभी एक और मजदूर अचानक भागता है। उसका गिरा हुआ टेप माप टॉम का ध्यान खींचता है। वह सफेद शर्ट पहने था। ऐसा आदमी खुद को बाकी मजदूरों से अलग दिखाना चाहता था। वह गंदे कपड़े पहनना पसंद नहीं करता था। जैसे ही माइक को एहसास होता है कि वह पकड़ा गया है, वह चुपचाप सरेंडर नहीं करता। वह अपनी जान जोखिम में डालकर स्टील ट्रस पर चढ़ जाता है। टॉम उसका पीछा करता है। संघर्ष के दौरान दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे रेत होने की वजह से उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगती। माइक उठकर भाग जाता है। झुग्गी इलाके में पीछा करने के बाद टॉम उसे एक चाय की दुकान में घेर लेता है, लेकिन वह खिड़की से कूदकर नदी में कूद जाता है। टॉम भी उसके पीछे कूदता है। माइक तैरकर जल्दी बाहर निकल जाता है। जब तक टॉम बाहर आता है, माइक गायब हो चुका था। लेकिन टॉम अपने शक पर भरोसा करता है और पास के चर्च में भेष बदलकर छिपे माइक को ढूंढ निकालता है। स्टेशन लौटने के बाद टॉम उस युवक के बारे में जानने लगता है जिसने केस सुलझाने में मदद की थी। उसकी असली पहचान थी एडम, जो टेंगशी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल का छात्र था।